Hello dear students, welcome back to our channel Science is Everywhere Class 10th। कैसे हो आप सभी? तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद योर क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस फॉर योर सीबीएसई बोर्ड्स 2022-23 बैच। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी चैप्टर है, अगर मेरे साथ पढ़ोगे और जैसे जैसे मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ तो फुल स्कोर कर सकोगे साइंस में, ठीक है? तो अगर आप इस चैनल पर आज नया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज पूरा सिलेबस कवर होने वाला है इस चैनल के अंदर। एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट नई वीडियो डालूं इस चैनल पे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाए और कोई भी कंटेंट, कोई भी स्टडी मटेरियल आपका मिस ना हो जाए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस चैप्टर। ओके, सो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें आता ही आता है, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाम देखो क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यानी डेफिनेटली कुछ रिएक्शंस वगैरह के मतलब दिमाग में ऐसी चीज़ आती है ना, हम रिएक्शंस वगैरह के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड हो। ये केमिकल रिएक्शन वर्ड तो हमने बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, है ना? एंड इक्वेशंस वर्ड भी हमने सुना है, मैथ्स में तो चलो सुना ही है, जिसमें एक राइट हैंड साइड होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, और LHS RHS सेपरेट होते हैं इक्वल टू साइन से। यानी कुछ केमिकल रिएक्शन होने वाला है और उसकी कुछ इक्वेशंस होने वाली हैं। तो यस, उसी के बारे में ये चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट होती है एक एक्टिविटी से ये चैप्टर। अगर आप एनसीईआरटी देखो, पूरे ये जो मैं नोट्स भी आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ, आप बनाइए प्रॉपर, फुल एनसीईआरटी इनमें कवर्ड है, डू नॉट टेक टेंशन, ओके? तो स्टार्ट होता है जी आपका एक लाइव एग्जाम्पल से, दैट कंसिडर द फॉलोइंग डेली लाइफ सिचुएशंस। जैसे कि जब आप मिल्क को ओपन ऐसे छोड़ देते हो समर्स में, तब क्या होता है, या आप एक आयरन तवा या कोई नेल को एक्सपोज कर देते हो ह्यूमिडिटी में, तब क्या होगा? अच्छा, ग्रेप्स जब फर्मेंटेशन हो जाती है ग्रेप्स की, तब क्या होता है? या फिर फूड जब कुक हो जाता है या डाइजेस्ट हो जाता है बॉडी के अंदर, या हम सांस ले रहे हैं, हम रिस्पायर कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं? तो ये मैंने एक्टिविटी क्यों उठाई है, बिकॉज देखो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे आपको पढ़ाना है, एंड आई नो कि बोर्ड्स क्या क्वेश्चंस पूछता है और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वही मैं आपको करवाऊंगा। अब आप सोचोगे ये क्या एक्टिविटी है भाई? ये जो आपके पिछले बैच गया है ना 2021-22, उसमें इससे क्वेश्चन आ गया एक्टिविटी से। सो वी कैन नॉट लीव एनीथिंग, वी हैव टू डू एवरीथिंग, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, आप ध्यान से देखो। सो क्वेश्चन वॉज इन बोर्ड्स लाइक कि इन सब चीज़ों में क्या चीज़ कॉमन है? द कॉमन थिंग, अगर आप इंटेलिजेंट हो आपको पता लग गया होगा, केमिकल चेंजेस अक्कर हो रहे हैं। अगर नहीं भी पता कोई बात नहीं, आपने अब सीख लिया है ना भाई। केमिकल चेंजेस अक्कर हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। आप ध्यान से देखो, फूड कुक हो रहा है, केमिस्ट्री चेंज हो रही है खाने की, ग्रेप्स फर्मेंट कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। इन ऑल द अबव सिचुएशंस द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैज चेंज्ड। पहले ग्रेप्स कुछ और थे, है ना? फिर जब फर्मेंट हुए तब उसका कुछ और ही बन गया। सो नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस जो कि स्टार्टिंग में हमने लिया था वो बिल्कुल चेंज हो गया। समझ रहे हो आप बात? जैसे कि फूड, ये फूड इज कुक्ड, तो फूड में हमने जैसे लिए होंगे राइस वगैरह, तो राइस है, ठीक है, बिल्कुल कच्चे, उसको जब पानी में हमें डाल के कुक किया तो उसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई ना। वो कैसे एकदम से फूल गए, एंड एकदम से उनका वाइट ब्राइट कलर आ गया, नेचर चेंज हो गया, आइडेंटिटी चेंज हो गई। किसकी? इनिशियल सब्सटेंस जो कि अनकुक्ड राइस थे, है ना? तो इसका मतलब केमिकल चेंज हो रहा है। एंड वही वो यहाँ पे कह रहा है दैट वेन एवर अ केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। इन सब रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में आप ये देख सकते हो कि केमिकल चेंज हो रहा है। एंड जब भी केमिकल चेंज होता है तब हम कह सकते हैं कि केमिकल चेंज के अंदर मतलब कहने का मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसी की वजह से हम कह सकते हैं कि केमिकल चेंज हो गया। क्योंकि एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है इसीलिए हम कह देते हैं कि केमिकल चेंज हो गया कुछ, ठीक है? केमिकल चेंज अक्कर हुआ है। तो चलिए एक एक्टिविटी देखते हैं जिससे आपको और समझ में आएगा केमिकल रिएक्शन के बारे में। इस एक्टिविटी के बेसिकली हमने क्या लिया है, एक हमने मैग्नीशियम रिबन लिया है। आपको पता ही है मैग्नीशियम रिबन कितना ज़्यादा ब्राइट कलर का होता है, ठीक है? मैग्नीशियम रिबन वाइट ब्राइट इन कलर, एंड सिल्वरिश कलर, ब्राइट वाइट, ओके? एंड हमने इसको बर्न करना है विद द हेल्प ऑफ अ बर्नर, एंड वी आर होल्डिंग दिस मैग्नीशियम रिबन विद द हेल्प ऑफ अ टोंग। ये इंस्ट्रूमेंट से हमने इसको पकड़ा हुआ है, हम इसको बर्न कर रहे हैं। और जैसे ही हम इसको बर्न कर रहे हैं तब ये चूरा चूरा होके एक यहाँ पे पाउडर सा बन रहा है,
ठीक है, एक पाउडर सा बन रहा है। तो देखते हैं, पढ़ते हैं इस एक्टिविटी के बारे में। सबसे पहला पॉइंट आता है कि बर्न करने से पहले ना हमें इस मैग्नीशियम रिबन की जो स्ट्रिप है ना, या ये जो मैग्नीशियम रिबन है, इसको हमें सैंड पेपर की हेल्प से ना रब करना पड़ता है। अब रब क्यों करते हैं, ये बोर्ड ने पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो द आंसर इज कि मैग्नीशियम रिबन ऑब्वियसली यार मैग्नीशियम से बना है, तो मैग्नीशियम इज अ मेटल, एंड मेटल्स ना जनरली जब एयर से रिएक्ट करते हैं, एयर के अंदर कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब ये गैसेस के साथ कोई मेटल रिएक्ट करता है ना, तब एक लेयर बन जाती है। किसकी लेयर? अगर ऑक्सीजन के साथ मेटल रिएक्ट करता है ना, तो एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, बेसिकली एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। जब एक मेटल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, तब एक कार्बोनेट की लेयर बन जाती है। दैट ऑल्सो इज अ प्रोटेक्टिव लेयर काइंड ऑफ अ थिंग। अब ये लेयर तो बन गई, तो अब ये लेयर जो चढ़ जाती है ना मेटल की सरफेस के ऊपर, ये उसे अच्छी तरह से बर्न नहीं होने देती। आप समझ रहे हो, ये उसे अच्छी तरह से एक्सपोज नहीं होने देती टू फायर। इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव लेयर। इन्हीं लेयर्स को रिमूव करने के लिए हमें सैंड पेपर की मदद से रब करना पड़ता है, ताकि एकदम शाइन आ जाए एंड ये लेयर्स रिमूव हो जाएं। ठीक है, सो रीजन आपको यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब जो हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं वो क्या है? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है कि जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है, तब इट बर्न्स विद अ डैजलिंग वाइट फ्लेम। एक चमकीली, मतलब आंखों में एकदम चमकने वाली वाइट फ्लेम से ये बर्न होता है। एंड ये जो मैग्नीशियम रिबन पहले जो एक सॉलिड था, बड़ी सी स्ट्रिप थी, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ वाइट पाउडर। ठीक है, वाइट पाउडर। दिस पाउडर इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस पाउडर का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया गया, तो मैग्नीशियम रिबन गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि इस पाउडर, इस वाइट पाउडर का नाम है, केमिकल नाम है। इसको केमिकली ये बुलाया जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, it is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air। तभी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के नाम से ही पता लग रहा है कि पक्का मैग्नीशियम मेटल और ऑक्सीजन ने आपस में रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। क्या बात समझ में आई? तो इस एक्टिविटी पे भी बोर्ड्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं कि भी क्या ऑब्जर्वेशन आप देखते हो जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो। हम क्या देखते हैं? एक डैजलिंग वाइट फ्लेम देखते हैं। फिर क्वेश्चंस वो पूछ लेते हैं कौन सा प्रोडक्ट बना, उसका नाम बताइए, केमिकल नाम, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। कलर क्या था उस प्रोडक्ट का, वो भी पूछ लेते हैं। सो वाइट पाउडर है, वाइट इज़ द कलर, है ना। तो आगे ऐसे वो सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, डू नॉट वरी। अभी के लिए बस एक बात समझो कि द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हेल्प अस टू डिटरमाइन दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया? यही समझाने के लिए कि मैग्नीशियम रिबन, जो कि एक सॉलिड लंबी स्ट्रिप थी, उसका मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर के अंदर कन्वर्ट होना सजेस्ट करता है, ये दिखाता है कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब एक केमिकल रिएक्शन होता है, उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या लेवल्स हैं जिससे हम मेजर कर सकते हैं कि भी अच्छा ये एक केमिकल रिएक्शन है। हमें कैसे पता लगेगा? सबसे पहली ऑब्जर्वेशन है कि स्टेट में चेंज हो जाता है, स्टेट गेट्स चेंज्ड। चलो, इस रिएक्शन में कोई स्टेट चेंज हुई। सॉलिड पहली स्ट्रिप थी, अब पाउडर भी एक तरह का सेमी सॉलिड या सॉलिड ही है ना। तो चेंज तो यहाँ पे इतनी स्टेट नहीं हुई। इनमें से कोई भी फैक्टर अगर आपको दिखता है ना, तो समझ जाओ कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अच्छा, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर हो रहा है। पहले मैग्नीशियम रिबन एक सिल्वर सी स्ट्रिप थी, वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो गया, थोड़ा बहुत कह सकते हैं हम। ओके, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, कोई गैस इवॉल्व हुई? बताइए, कोई गैस इवॉल्व हुई? नहीं हुई, कोई बात नहीं। कोई टेम्परेचर चेंज हुआ? टेम्परेचर चेंज भी इतना कुछ नहीं हुआ। सो इसमें आप एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो, दैट द आइडेंटिटी एंड द नेचर गेट्स चेंज्ड। वो यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, है ना। अच्छा, स्टेट में भी चेंज हम एक तरह से कह ही सकते हैं कि भी सॉलिड की लंबी स्ट्रिप थी, फिर वो पाउडर में, थोड़े से पाउडर में कन्वर्ट हो गई, तो डेफिनेटली थोड़ा स्टेट तो चेंज हुआ है, राइट। कलर भी हम कह सकते हैं। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं विच डिटरमाइन कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। आप समझ रहे हो बात? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि केमिकल इक्वेशंस क्या है। अभी हमने क्या बात की कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर, जो कि हम आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, दीज आर द ऑब्जर्वेशंस मेड बाय अस। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन? एक केमिकल रिएक्शन हुआ,
उसे हम जब नोट डाउन करते हैं कि क्या रिएक्शन हुआ, उसके दो तरीके हो सकते हैं बच्चों। पहला तरीका है कि हम उसे, देखो दोनों तरीकों में कॉमन चीज़ है इक्वेशन बनाना। हम एक इक्वेशन बना के एक केमिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब करते हैं, लिखते हैं अपनी कॉपी के अंदर एक इक्वेशन की हेल्प से। अब वो दो तरीके कौन सी, यानी दो तरीके की इक्वेशंस कौन सी हो सकती हैं? एक होती है वर्ड इक्वेशन और दूसरी होती है केमिकल इक्वेशन। नाउ व्हाट इज अ वर्ड इक्वेशन एंड व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन, हमें वो पढ़ना है। वर्ड इक्वेशन इज कि बच्चे, जब आप विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर इंग्लिश वर्ड्स आप रिएक्टेंट्स लिखते हो। what are reactants? Reactants are the substances which react together and undergo a change in their nature and identity। यानी जो असर होता है वो इन रिएक्टेंट्स पे होता है। अब जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, दीज आर कॉल्ड द रिएक्टेंट्स बिकॉज हवाई, बिकॉज मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हुआ ना, इसका मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने आपस में रिएक्ट किया, जो कि हमने यहाँ भी देखा, देयर मस्ट बी अ रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा है कि मैग्नीशियम रिबन ने, या कहो मैग्नीशियम मेटल ने, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, जब दो चीज़ें रिएक्ट करती है ना, हम प्लस साइन आप बीच में लगा देते हैं कि ये दो चीज़ें इकट्ठे रिएक्ट हो रही हैं। और क्योंकि रिएक्ट हो रही है, इनको कहते हैं हम रिएक्टेंट्स, और इन पे असर होएगा, इनकी इनिशियल नेचर एंड आइडेंटिटी बदल जाएगी। इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? द सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। समझ में आई? और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना, अभी भी मैंने आपको बताया, एक पाउडर बना है, उसका नाम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पे मैंने एरो लगाया कि भी रिएक्टेंट्स चेंज हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में। इस चेंज को दिखाने के लिए मैंने एक एरो लगाया, लेफ्ट साइड से शुरू होता, राइट साइड पे एरो का हेड आ गया। तो ये हो गई एक वर्ड इक्वेशन, जहाँ पे हम पूरे पूरे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं बताने के लिए कि हमने क्या रिएक्शन देखा, हमने कौन सा केमिकल रिएक्शन देखा। अब एक होती है केमिकल इक्वेशन। अब ये केमिकल इक्वेशन क्या होती है बच्चों? जिसके अंदर होती ये भी इक्वेशन ही है, लेकिन इसके अंदर हम बेसिकली क्या यूज़ करते हैं? हम इसके अंदर यूज़ करते हैं केमिकल फॉर्मूले। हम मैग्नीशियम की जगह Mg लिखेंगे। अगर आपने 9th क्लास में, आपको याद होगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में ये सारे सिंबल्स आपको पता होने चाहिए एलिमेंट्स के। हम ऑक्सीजन की जगह O2 लिखेंगे बिकॉज ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर जब ये आपस में रिएक्ट हुआ तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लिखेंगे MgO। MgO, अगर ये आपको याद होगा 9th क्लास में भी हमने केमिकल फॉर्मूले बनाना सीखे हैं, राइट, जिसमें हम इसकी वैलेंसी लिखते हैं, इसकी वैलेंसी लिखते हैं, फिर क्रिस क्रॉस करते हैं। अगर नहीं पता तो कमेंट्स में बता देना, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। तो अगर आप ऐसे ही करोगे तो MgO फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ये होता है। आपको बात समझ में आई? जहाँ पे हम मैग्नीशियम लिखेंगे, ऑक्सीजन की वैलेंसी लिखेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे, MgO फॉर्मूला आ जाएगा। सो केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन इन अ मोर इफेक्टिव वे, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो बच्चे, ये अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड का मतलब क्या होता है? कि जो टोटल मास रिएक्टेंट्स का है वो टोटल मास प्रोडक्ट का नहीं है, या कहूँ मैं, जितने एटम्स एक पर्टिकुलर एलिमेंट के रिएक्टेंट साइड में प्रेजेंट है, उतने एटम्स उसी पर्टिकुलर एलिमेंट के राइट हैंड साइड पे नहीं प्रेजेंट है। आई रिपीट, जितने एटम्स एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट हैं, उतने एटम्स उस पर्टिकुलर एलिमेंट के राइट हैंड साइड पे नहीं हो प्रेजेंट, तो हम कह सकते हैं कि एक अनबैलेंस्ड है, या वाइस वर्सा। अब देखो यहाँ पे मैग्नीशियम का कितना है? एक एटम है ना, बिकॉज कुछ नहीं लिखा यहाँ पे, मतलब वन एटम ऑफ मैग्नीशियम। यहाँ पे भी देख लो 1 एटम है। हालांकि ये कंपाउंड है, लेकिन कंपाउंड के अंदर हम एटम्स को देख रहे हैं ना, तो मैग्नीशियम एलिमेंट का एक एटम है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के? 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन के हैं। ये एक पूरा मॉलिक्यूल है, लेकिन इस मॉलिक्यूल के अंदर हमें एटम्स देखने हैं ना, तो कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं ना ऑक्सीजन के, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो सिर्फ एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन। अगर यहाँ पे कोई नंबर जैसे 2 लिखा होता, तब ये 2 मल्टीप्लाई हो जाता O के साथ, यानी ऑक्सीजन के साथ, तो हम कह सकते थे कि 2 ऑक्सीजन है। लेकिन यहाँ पे कोई 2 वगैरह मल्टीप्लाइड है ही नहीं, तो एक ही ऑक्सीजन माना जाएगा ना इसको, लेकिन यहाँ पे तो 2 ऑक्सीजन है।
तो ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है एंड वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़ कि हमें केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना चाहिए। और ऐसी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस को हम कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन। क्या कहते हैं? स्केलेटल इक्वेशन। अगर बोर्ड्स ने स्केलेटल इक्वेशन की डेफिनेशन पूछी तो आप लिख सकते हो बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस की। व्हाट आर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस एंड व्हाई डू वी बैलेंस? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने पढ़ा है ना 9th क्लास में, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। उसी की वजह से हम बैलेंस करते हैं। दैट इज, इसको फर्दर आप एक्सप्लेन कर सकते हो अगर क्वेश्चन आए, व्हाई डू वी बैलेंस स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस, व्हाई डू वी हैव टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस बेसिकली। आप इसको और एक्सप्लेन करो दैट द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स present in the reactant side of the chemical reaction has to be equal to the total mass of the elements present in the product side. ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है because we have to follow the law of conservation of mass which states that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. Okay? आप इसी चीज़ को अभी यहाँ पे मास की टर्म्स में लिखे ना, आप इसी चीज़ को एटम्स की टर्म्स में जैसे मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया अभी लिख सकते हो। दैट इज लेफ्ट हैंड साइड के एटम्स of all the elements which is present in the left hand side यानी reactant side में जो present है, that should be equal to the number of atoms of elements present in the product side. जितने भी एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट साइड में प्रेजेंट हैं, उनके जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स राइट हैंड साइड यानी प्रोडक्ट साइड के अंदर भी उस पर्टिकुलर एलिमेंट के होने चाहिए। जैसे कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट यानी मैग्नीशियम का यहाँ पे एक एटम था रिएक्टेंट साइड के अंदर, तो प्रोडक्ट साइड के अंदर भी मैग्नीशियम पर्टिकुलर ये वाला एलिमेंट का एक एटम होना ही चाहिए। अगर यहाँ पे 2 होते तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए था, 2 एटम्स होने चाहिए थे, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन इस पर्टिकुलर एलिमेंट के 2 एटम्स हैं। इसीलिए अगर एक इक्वेशन बैलेंस्ड होती तो प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन ही एलिमेंट के 2 एटम्स होते, जो कि यहां पे नहीं दिखाई दे रहे हमको प्रोडक्ट साइड में, इसीलिए तो इसको अनबैलेंस्ड का। और बैलेंस्ड इक्वेशंस उन्हीं को कहा जाता है दैट द LHS एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू द RHS एटम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब यही रीज़न, अब ये रीज़न तो मैंने आपको बता दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब मुझे ज़रा ये बताइए कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं। चलो आप मेरे साथ सॉल्व करते हैं। पहला एलिमेंट उठाओ, जो कि मैं रिएक्टेंट साइड से पहला एलिमेंट उठा रहा हूँ, जिंक। जिंक का कितना एटम है? 1। अच्छा, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में जिंक कहाँ है? ये रहा Zn। इसके आगे 1 है तो 1 ही एटम है। अच्छा, अब मैं कौन सा एलिमेंट उठाऊं रिएक्टेंट साइड का? चलो हाइड्रोजन उठा लेते हैं। हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2। तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2। ठीक है, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है। अब मैं रिएक्टेंट साइड में से तीसरा वाला एलिमेंट जो नया प्रेजेंट है दैट इज सल्फर। एस स्टैंड्स फॉर सल्फर। सल्फर का यहाँ पे 1 एटम है। अब मैं प्रोडक्ट साइड में देखता हूँ कितने एटम्स हैं सल्फर के। एक ही है, एक ही दिख रहा है ना, S1 सिंगल, तो S1। ठीक है, ये भी सल्फर भी बैलेंस्ड है। अब मैं देखता हूँ रिएक्टेंट साइड में चौथा वाला जो नया एक मेरे को एलिमेंट दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन। ओ यहाँ पे कितने एटम्स हैं इस एलिमेंट के? 4 एटम्स हैं, तो प्रोडक्ट साइड भी 4 होने चाहिए। जी हाँ, 4 ही हैं। दैट मीन्स दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपको बात समझ में आई? अच्छा, अब यहाँ पे एक और इक्वेशन दिख रही है आपको, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ये बैलेंस है या नहीं। अरे पहले ही दिख गया मेरे को, यहाँ पे Fe स्टैंड्स फॉर आयरन। यहाँ पे आयरन का सिर्फ 1 एटम है, लेकिन यहाँ पे तो 3 है। इसका मतलब एक भी एलिमेंट, बच्चे एक भी एलिमेंट के अगर एटम्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं बराबर हुए तो इट इज एन अनबैलेंस्ड। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि हमें अगर इस पर्टिकुलर इक्वेशन को बैलेंस करना हो तो हम कैसे करेंगे। बच्चे हम यूज़ करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या यूज़ करते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड। अब ये हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है? हम कोई भी एक पर्टिकुलर ना एलिमेंट उठा लेते हैं रिएक्टेंट साइड का और देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, राइट हैंड साइड, उस अकॉर्डिंग ना हम स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यानी कोएफिशिएंट लिखते हैं इन द फॉर्म विद द हेल्प ऑफ नंबर्स। आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले ना, चलो मैंने एक एलिमेंट उठा लिया ऑक्सीजन। चलो मेरा मन किया मैंने ऑक्सीजन उठा लिया, हिट एंड ट्रायल।
अब मैं दोनों साइड कंपेयर करूंगा। अच्छा, यहाँ पे ऑक्सीजन का एक एटम है, यहाँ पे 4 एटम है ऑक्सीजन के। तो अगर मैं यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 ऑक्सीजन का ये सिंबल के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास 4 एटम्स हो गए ना ऑक्सीजन के। इसीलिए मैंने H2O के आगे 4 लिख दिया। लेकिन ऑक्सीजन तो मेरे बैलेंस हो गए, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे था प्रोडक्ट साइड में। लेकिन ये 4 जो है ये 2 से मल्टीप्लाई होके 8 हाइड्रोजन बना दे रहा है रिएक्टेंट साइड पे, और प्रोडक्ट साइड पे तो सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। ऐसा होता है, दिस कोएफिशिएंट गेट्स मल्टीप्लाइड विद एनी नंबर विच रिटन इन द फुट। तो 4 2 ज़ा 8 यानी हाइड्रोजन के 8 हैं, और 4 1 ज़ा 4 तो ऑक्सीजन के तो 4 ही हैं, सिंपल। तो 8 हाइड्रोजन के एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड पे, लेकिन यहाँ पे तो 2 हैं। तब मेरा दिमाग चला कि अगर मैं यहाँ पे इसके आगे 4 लिख दूँ तो 4 2 ज़ा 8, यहाँ भी 8 हाइड्रोजन पूरे हो जाएंगे। तो चलो इस बारी मैंने प्रोडक्ट साइड में इस यहाँ पे 4 लिख दिया, ठीक है। अब क्या क्या बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन हमने बैलेंस कर दी, हमने हाइड्रोजन भी बैलेंस कर दिया। अब एक ही एलिमेंट और नया वाला बचा जो कि है आयरन, Fe। अब मैंने यहाँ पे देखा आयरन का यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे 3 है। तो अगर मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास रिएक्टेंट साइड में भी 3 एटम्स हो जाएंगे ना आयरन के। तो हो गया आयरन भी बैलेंस्ड दोनों साइड, यहाँ भी 3 एटम्स आयरन के, यहाँ भी 3 एटम्स आयरन के। तो ये हो गई पूरी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस जो यहाँ फाइनली मैंने आपके लिए लिख दी है। 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2। दिस इज द कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। देखो ध्यान से, केमिकल इक्वेशन को ना और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए ना हम क्या कर सकते हैं, हम फिजिकल स्टेट्स भी मेंशन कर सकते हैं, रिएक्टेंट्स की भी एज वेल एज प्रोडक्ट्स की भी, अलॉन्ग विद देयर सिंबल्स इन ब्रैकेट्स। जैसे कि ये वाला आपके सामने इक्वेशन लिखी है ना, यहाँ पे S स्टैंड्स फॉर सॉलिड है, G स्टैंड्स फॉर गैसियस स्टेट में है पानी, आयरन सॉलिड स्टेट में है तो मैंने S लिख दिया ब्रैकेट पाके। मैंने क्योंकि पानी मैंने स्टीम की रूप में लिया होगा, वेपर में लिया होगा ना पानी जब रिएक्ट करवा रहा हूँगा, तो मैंने H2O के आगे ब्रैकेट के अंदर G लिख दिया बताने के लिए कि भी मैंने पानी लिक्विड में नहीं लिया, मैंने गैसियस स्टेट में लिया। तो फिजिकल स्टेट बताने के लिए हम ऐसे लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स। अच्छा यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना आयरन ऑक्साइड, इसको मैंने, ये सॉलिड बना है तो इसको मैंने S से रिप्रेजेंट कर दिया कि भी इसकी स्टेट सॉलिड है, ठीक है। एंड H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई, और वो क्योंकि गैसियस स्टेट में तो मैंने G लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब आपने इस एग्जांपल में देख लिया कि अगर मुझे गैसियस स्टेट बतानी है तो मैं G लिखूंगा, मुझे सॉलिड स्टेट बतानी है तो मैं S लिखूंगा, लेकिन अगर मुझे लिक्विड स्टेट बतानी है तो मैं L लिखूंगा। एंड अगर मुझे एक्वस स्टेट बतानी है तो मैं कौन सा सिंबल यूज करूंगा, ब्रैकेट के अंदर AQ, एक्वस। Now what is the meaning of aqueous? When your reactant or the product is present in water, जब वो पानी के अंदर, basically पानी is the major amount of medium in which that reactant has been dissolved, उस ऐसे solution को हम कहते हैं aqueous solution। When the reactant or the product is present as a solution in water, तब हम कहते हैं aqueous solution है, तो हम उसे AQ से represent करते हैं। अगर बोर्ड ने पूछ लिया कि aqueous को कैसे represent करते हैं, what is aqueous, तो लिख देना, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है दैट ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि स्टीम की हेल्प में, हाँ नेक्स्ट पॉइंट है समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशंस। यस, जब भी ये केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है ना, तब कभी कभी कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं बच्चों जो कि पर्टिकुलर ना रिएक्शन टेम्परेचर पे या पर्टिकुलर प्रेशर पे कैरी आउट किए जाते हैं, या कुछ कैटलिस्ट्स यूज़ होते हैं, या बाहर से मटेरियल ऐड ऑन किया जाता है, ज़रूरी होता है उस पर्टिकुलर रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस कंडीशंस को अगर हमें लिखना हो एक केमिकल इक्वेशन के अंदर तो हम कहाँ लिखेंगे, दे आर रिटन आइदर अबव और बिलो द एरो इन द इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, जब ये CO रिएक्ट कर रहा है H2 के साथ, तब ये कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, और दिस रिएक्शन इज अंडर विच कंडीशन, अंडर विच प्रेशर, 340 ATM। ये रिएक्शन पॉसिबल ही 340 ATM पे होगा, इसीलिए हमने ये रिएक्शन कंडीशन एरो के ऊपर लिख दी, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, ये तो सभी को पता है कौन सी इक्वेशन है,
फोटोसिंथेसिस की है, CO2 प्लस H2O। अब हमें रिएक्शन कंडीशंस पता होता है ना, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या ज़रूरी होता है, क्लोरोफिल ज़रूरी होता है, सनलाइट ज़रूरी होता है। तो रिएक्शन कंडीशंस को हम एरो के ऊपर नीचे ऐसे लिख सकते हैं। तो अब आपको समझ में आया। एक केमिकल इक्वेशन को अगर आपको और इन्फॉर्मेटिव बनाना है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप रिएक्शन कंडीशंस मेंशन कर सकते हो अबव एंड बिलो द एरो, एंड ऑफ फिजिकल स्टेट्स मेंशन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ब्रैकेट्स। आपको बात समझ में आई बच्चे? तो in these two ways we can make the chemical equation more informative। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, बिकॉज ना अभी जो आपका ये पिछला बैच गया 10th स्टूडेंट्स का, उसके अंदर एक टर्म 1 में क्वेश्चन पूछ लिया था कि बी व्हाट डू दीज क्वांटिटीज रिटन अबव एंड बिलो द एरो इंडिकेट? दे इंडिकेट द रिएक्शन कंडीशंस। ऑब्वियसली आपको एग्जांपल्स नहीं याद करना है, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि रिएक्शन कंडीशंस अगर लिखनी हो तो कहाँ लिखेंगे, अबव एंड बिलो द एरो। सिमिलरली अगर आप ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो पर्टिकुलर एलिमेंट के आगे ब्रैकेट के अंदर ये जो लिखा होता है क्या होता है, ये फिजिकल स्टेट बताता है। S stands for solid, G stands for gaseous state, L stands for liquid state, AQ stands for aqueous state। ये आपको पता होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ये लेक्चर एंड करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस विल सी, एंड उसके अगले लेक्चर के अंदर हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ेंगे, रैंसिडिटी एंड कोरोजन, फिर विल कंप्लीट दिस चैप्टर। आपका ये केमिस्ट्री का तो एक चैप्टर अच्छी तरह से हो जाएगा, बट उसके बाद मैं आपको बहुत सारी प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूँ, जैसे जैसे तरह के क्वेश्चंस आएंगे, एंड जो मैं करवाऊंगा गारंटीड वही आएगा बोर्ड में, उससे उसके बाहर आने ही नहीं वाला। दैट्स माई गारंटी, ठीक है। सो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कवर योर होल सिलेबस। ऑल द वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स फॉर दिस ईयर्स बोर्ड्स। आप बहुत अच्छा करोगे, आई नो। कंसिस्टेंट रहें पढ़ाई में, पूरे नोट्स अपने बनाते रहें, एंड हैप्पी रहें, पॉजिटिव रहें। पूरा दिन नहीं पढ़ना, बीच में खेलना वगैरह भी है, अपना पूरा एंजॉय भी करना है, टीवी भी देखना है, सब करना है, लेकिन जब पढ़ाई है ना तब पूरा मन लगा के सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। चाहे कम पढ़ो, आधा घंटा, ये लेक्चर जितने का भी होगा उतना ही देख लो आप, आपकी केमिस्ट्री का हो गया ना कुछ मेजर पोर्शन, बस दिन का रखो अपना इतना, है ना। ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय।